नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। फ्रांस में फ्रेंच में एक कहावत थी सामंत काल के दौर में, अडियो रेक्स इजरेगे लेक्स। मतलब इसका मतलब ये था कि ईश्वर जो है उसने राजा को भेजा हुआ है यहाँ पर राज करने के लिए, और राजा का जो आदेश है वो ईश्वरीय आदेश है। दरअसल सामंत काल का जो पूरा पीरियड था, आप किसी भी राजा को अगर देखेंगे जो आज भी हैं, उनके महल देखेंगे, उनसे बात करेंगे तो कोई अपने आप को चंद्रवंशी बताता था, कोई अपने आप को सूर्यवंशी बताता था, कोई किसी से संबंध जोड़ता था, कोई किसी से संबंध जोड़ता था, और सारे लोग अपने आप को ईश्वरीय दैवीय बताने की कोशिश करते थे कि भगवान ने हमको राज करने के लिए भेजा है, इसलिए हम विशिष्ट हैं, हमारा अधिकार है कि हम यहाँ पर राज करें। लेकिन यूरोप का इतिहास भी मैंने पढ़ा है, हिंदुस्तान का इतिहास भी पढ़ा है, किसी राजा ने ये कभी नहीं कहा था कि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। मृत्यु एक ऐसी चीज है, मौत एक ऐसी चीज है जिसको लेकर मनुष्य हमेशा शंका में रहा है। और हमारे यहाँ तो जो भगवान के अवतार हैं, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, या जो भी अवतार हैं, उनकी भी मृत्यु समय से हुई है। कोई 200 साल 400 साल हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जिंदगी उनकी नहीं कही गई है। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी जी, जिनका आजकल प्रिय शब्द है बायोलॉजिकल, वो ये तो कही चुके हैं कि माँ के जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ था, मुझे भेजा गया था। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। यानी ईसा मसीह के सम्मुख अपने आप को रख लिए। हो सकता है ईसा मसीह चूंकि ईसाई हैं तो उनको बुरा लग जाए मेरी बात का, लेकिन कोई हिंदू राजा, कोई हिंदू ऐसा परंपरा में मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे ईसा मसीह का नाम लेना पड़ा। और अब वो कह रहे हैं कि 2047 तक देश का विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दी गई है। इस समय वो 74 साल के हैं। 2024 में हम लोग चल रहे हैं, इसमें 23 साल और जोड़ लीजिए तो 2047 तक बता रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि इस समय तक तो परमात्मा भी मुझे वापस नहीं बुलाएगा, यानी मृत्यु पर भी वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनकी मृत्यु कब होगी, हम तो चाहेंगे कि वो 2047 क्या 2097 तक जीवित रहें, उसके बाद भी जीवित रहें। लेकिन इतना ये अहंकार है, कॉन्फिडेंस है, या फिर सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी है जिसमें आप होते कुछ और हैं और अपने आप को कुछ और समझने लगते हैं। हमने जानबूझकर सोचा कि राकेश भाई से इस पर बात करते हैं, वो इतिहास भी जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, वर्तमान भी समझते हैं। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ राकेश भाई, बहुत स्वागत है, नमस्कार। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, सीधे आपकी टिप्पणी से बात करना चाहता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया अशोक भाई। और आपने फ्रांस का जिक्र किया, यूरोप में जिस समय वो सब चीजें चल रही थी, आपको याद होगा अशोक भाई, अभी शायद मैंने 1 महीने पहले प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग का जिक्र उल्लेख किया था आपसे ही बातचीत में, राजा के दैवीय अधिकार का सिद्धांत। और संयोग है कि जिस दिन हम लोगों ने बात की उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर दैवी कृपा, हो सकता है द क्रेडिबल हिस्ट्री और अशोक कुमार पांडे और राकेश पाठक की बातचीत उन्होंने सुन ली हो, उसके बाद से ही अशोक जी लगातार वे रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि वे दैवी कृपा से आए हैं, उनको भगवान ने कुछ विशेष कामों के लिए भेजा है। लेकिन इतिहास गवाह है अशोक जी कि अमेरिका में, यूरोप में, जिन देशों में भी इस तरह की राजशाहियां थीं, बाद में धीरे धीरे जब लोग प्रजातंत्र ने, लोकतंत्र ने दस्तक दी तो वे सब विदा हो गए। तो राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत वाले अब कहीं बचे नहीं। और जहां तक सवाल भारत का है, हमारे यहाँ तो हमारे जैन वाङ्मय में एक कविता है अशोक भाई, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, चलती बिरिया जीव को न राखन हार। तो इसलिए धर्म में कहा गया राजा राणा छत्रपति सबको जाना है, और जब व्यक्ति को जाना होता है तो कोई रोक नहीं पाता। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का और कृष्ण का। देखिए हमारे मिथकों में भी
जो ईश्वर के प्रतिनिधि थे, जो अवतार थे, बाकायदा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही पृथ्वी पर आए, लेकिन समाज में किसी तरह का भ्रम न रहे, क्योंकि वे मनुष्य के रूप में आए थे, इसलिए उन्हें निर्धारित जो मनुष्य की आयु सीमा है उसमें ही उनको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। और एक बात अशोक जी, उनकी मृत्यु भी कोई बहुत आसमानी सुल्तानी तरीके से नहीं हुई, बहुत सहज रूप में हुई। भगवान कृष्ण बहेलिए के तीर से मरे और भगवान राम अयोध्या में जलावतरण हुआ उनका, एक तरह से जल, उसको क्या कहना चाहिए, वे नदी में डूबकर उनका स्वर्गारोहण हुआ। यानी कोई भी सामान्य मनुष्य जैसे मृत्यु को प्राप्त करता है। ये भी इसीलिए हमारे रचनाकारों ने, चाहे वे वाल्मीकि रहे हो, चाहे भगवत गीताकार रहे हो, ये इसलिए इस तरह से बताया कि समाज में ये भ्रम न रहे कि कोई अजर और अमर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री जी, 2097 मैं तो कह रहा हूं 3047 तक। राकेश भाई एक बात मैं जोड़ दूं कि कहीं भी कृष्ण ने और राम ने रामचरितमानस में या गीता में या कहीं भी खुद को अजर अमर नहीं कहा है, ना अपनी आयु बताने की कोशिश की है। बिल्कुल, कभी कभी नहीं, किसी ने नहीं किया। मतलब मुझे नहीं लगता मानवता के इतिहास में और भी किसी ने किया होगा। और जो लोग माने जाते हैं कि जो ईश्वर के दूत हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा, वे भी सहज मृत्यु को प्राप्त हुए, चाहे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ईसा मसीह हो। पर मुझे ऐसा लगता है, जैसा कहा जाता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के बाद अल्लाह ताला ने अपने दूत धरती पर भेजना बंद कर दिए थे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के रूप में फिर एक बार कोई अवतार धरती पर आया है। उनका ये कहना कि मैं 2047 तक भी रहूंगा, ईश्वर ने मुझे किसी खास काम के लिए भेजा है, 2-3 तथ्यात्मक बातें करना है। अगर कोई व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री बनकर खुद को अवतार मानने लगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन ऑफ मोतीलाल नेहरू, वो तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी इनकी पार्टी के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, भले ही 13 दिन 13 महीने 5 साल के लिए रहे हो, तो वे तो इनसे बड़े अवतार हुए। पर व्यवहारिक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी विशेष मनोदशा में है, जिसमें भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाने वाला व्यक्ति कोई अवतार नहीं होता, और आपको किसी विशेष काम से नहीं भेजा है। पृथ्वी पर 7 अरब लोग, 7 अरब मनुष्य विचरण कर रहे हैं, सबको ईश्वर ने विशेष काम के लिए भेजा है। मुझे और आपको जिस काम के लिए भेजा, हम और आप कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अति विशिष्ट है, वो दैवी कृपा से अलग कामों के लिए भेजा गया है, ऐसा अगर वे मान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कही बात पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारे आपके परिवार का कोई बुजुर्ग ये बातें करे तो क्या करना चाहिए, उसको मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे ना। तो ये देश की चिंता का विषय है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं। कुल मिलाकर एन चुनाव के वक्त जिस तरह से एक तो उनका भांड मीडिया उन्हें जिस तरह से चित्रित कर रहा है, और वे खुद उस भ्रम में अपने आप को अवतार मान बैठे हैं, ये चिंता की बात है। ईश्वर करे वे 2047 तक रहे, यद्यपि उस समय वे 97 साल के होंगे अशोक जी, उनके अपने बनाए नियम के 97 के होंगे। 1950 का जन्म है उनका, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस हिसाब से वे 97 अवतरण है, 1950 का अवतरण है। अच्छा, क्षमा कीजिए, अवतरण है वे, क्योंकि बायोलॉजिकली तो पैदा भी नहीं हुए। जबकि हमारे भारत में, हमारे पूरे सनातन की संस्कृति में जो अवतार हैं वे भी पैदा हुए हैं। भले ही भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में राजमहल के भीतर पैदा हुए, महावीर, गौतम बुद्ध जिन्हें बाद में ईश्वर का दर्जा दिया गया, ये सब सहज मानवीय के रूप में, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मुझे अवतार बनाकर भेजा गया है। भगवान राम तो जानते थे, भगवान कृष्ण भी जानते थे वे अवतार हैं, पर उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया। सारे सुख दुख सहे, मनुष्य के रूप में जो कुछ। रामचंद्र जी तो अपनी प्रेयसी के उसमें डर रहे हैं, घन घमंड घन गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। नरेंद्र मोदी जी कहते मैं डरता नहीं किसी से। हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी प्रिया के वियोग में डर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा। आप कल्पना कर सकते हो जिस समाज में ईश्वरीय अवतारों ने सारे मानवीय गुणों को अपने ऊपर बनाए रखा, उनका पालन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी उनसे भी बड़ा अपने आप को साबित कर रहे हैं। अब देखना होगा जनता उन्हें किस रूप में देखती है। जी अशोक, एक सवाल मेरा ये है राकेश भाई, चूंकि आप पत्रकार रहे हैं और पत्रकार रहे हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें काम किए हैं, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं।
ये जो नए तरीके के इंटरव्यूज होने लगे हैं जो हम लगातार देख रहे हैं, एक तो 5 साल में जितने इंटरव्यू नहीं हुए उतने 5-7 दिन में हो गए, और ये जिस तरह के इंटरव्यूज हो रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कई बार उन्हीं के घर पे होते हैं, वहीं उन्हीं के कैमरे होते हैं, एडिट करके भेजा जाता है, कुछ अलग तरह के भी होंगे। और कल रजत शर्मा ने जिस तरह से सो कॉल्ड इंटरव्यू किया, आपको लगता नहीं है कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, गलतफहमी हो गई है, तो उसके लिए उनसे ज्यादा हमारा मीडिया जिम्मेदार है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और कल तो अशोक जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो इंटरव्यू नहीं था, वो तो रैली थी, आम सभा थी, और रजत शर्मा जी चंदर बरदाई के रोल में थे। राजाओं के समय में ऐसा होता था कि राजाओं की प्रशंसा में बड़े बड़े चारण ग्रंथ लिखे जाते थे, राजा के पराक्रम के, उनकी शूरवीरता के बखान होते थे। राजा शिकार करने गया तो उसके जो साथी संगी होते थे वे लौटकर दरबार में बखान करते थे कि वो इतना बड़ा शेर था, 20 फुट का शेर था, दूसरा कहेगा नहीं 22 फुट का शेर था, और महाराज के एक ही तीर से वो ढेर हो गया। लेकिन उन सब राजाओं की कब्रें इसी धरती में मिल गई हैं। भले महाराजा का तीर जो है वो पेड़ में जाके लगा हो और नीचे शिकारियों ने उसको मारा हो, लेकिन बिल्कुल ये भी है, ये भी सच्चाई है वो। लेकिन वो आज मेरे ध्यान में अभी आया है कि निर्मला सीतारमण के पति जो हैं परकैला प्रभाकर, उनका एक कोड मेरे नजर में अभी आया कि तानाशाहों का खात्मा या तो हथकड़ी में होता है या कब्रगाहों में। ये जो चारण भाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में जो कुछ कर रहे हैं, ये पत्रकारिता नहीं है। अशोक जी 35 साल की पत्रकारिता में कितने लोगों के इंटरव्यू किए होंगे। मैंने चंबल के दुरूह जंगलों में इनामी डकैतों से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का इंटरव्यू, हरिकिशन सिंह सुरजीत, चंद्रशेखर, ऐसा कोई बड़ा देश का नेता नहीं रहा होगा जो ग्वालियर में आया हो। और मैं तो ग्वालियर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मेरे बैनर पर ही चलकर आते थे प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में। किस तरह के कड़े सवाल होते थे, बेबाक सवाल होते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक जो जिनको कहना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका बहुत अद्भुत था, वे किस तरह जवाब देते थे। ऐसे सवाल हमने तो कभी नहीं किए कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप एनर्जी के लिए रेड बुल पीते हैं। कल तो हमने देखा एक पत्रकार पूछ रहा है प्रधानमंत्री से, आप कहीं रेड बुल तो नहीं पीते? हो सकता है प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा रेड बुल है क्या। आपके अंदर वो एनर्जी क्या आती है? मेरे अंदर क्यूरोसिटी ये रहती है, क्या वो प्रोटीन मिल्कशेक है, क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट है, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल है? पहली बात है कि एक तो मैं कोई गोली नहीं खाता, गालियां जरूर खाता हूं। कुल मिलाकर ये जो पत्रकारिता है तथाकथित, आपने कहा, मुझे याद आ रहा है 3 दिन पहले तक 41 इंटरव्यू उनके हो चुके थे, इंटरव्यू इन्वर्टेड कॉमा में 41। 3 दिन के बाद कल से अब तक में और कितने हो गए उन्हें जोड़ दीजिए। 2 चीजें हो रही हैं अशोक जी इससे। नंबर एक तो प्रधानमंत्री को भ्रम में डाल रहे हैं ये लोग सच्चाई नहीं बता रहे। हो सकता है श्रीमती इंदिरा गांधी को भी आपातकाल के दौर में उनके आसपास के लोग ना बताते हों। नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये तो मजेदार आपने छेड़ दिया। 1977 के चुनाव का रिजल्ट आने के एक दिन पहले इंदिरा जी की मीटिंग में किसी उनके ऐसे ही चमचे ने कहा कि इस बार आपकी 280 के आसपास सीटें आ रही हैं। इंदिरा जी ने घूर के उसकी तरफ देखा और कहा स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये हकीकत है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और देखिए उस दौर में भी जिसने कहा देवकांत बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उसे समाज ने स्वीकार नहीं किया, इंदिरा गांधी को घर बैठा दिया। वो जीवंत समाज था, जीवंत दौर था। खुद कांग्रेस के नेताओं ने उस बयान को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में मीडिया के लोग और पार्टी के लोगों ने अवतार बता रहे हैं। मीडिया की बात छोड़ दीजिए, कितने मुख्यमंत्री हैं। वो कौन थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा था भगवान राम है, नहीं धामी नहीं, उससे पहले तीरथ सिंह रावत, उन्होंने कहा था भगवान राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे मोदी जी। द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, जिसे भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। कितने लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान कह चुके भगवान राम का अवतार है नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर ये सारे लोग, मजेदार बात यह है कि न रावत की गद्दी बची न शिवराज की गद्दी बची। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मोदी जी की तो बची हुई है, और इन मीडिया के तमाम जो भोंपू मीडिया के लोग हैं उनकी दुकानें बची हुई हैं, उनका अपना कारोबार बचा हुआ है ऐसी चीजों से। लेकिन गंभीर बात यह है
कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक शिक्षित समाज में देश का प्रधानमंत्री खुद को अवतार समझे, ये चिंता की बात है। मीडिया का मुख्य हिस्सा, बड़ा हिस्सा, आज की तारीख में तो हम सब लोग उससे बड़ा हिस्सा हो गए हैं, जो समानांतर मीडिया है, पैरेलल मीडिया, उनसे ज्यादा देखा जा रहा है। आप एनडीटीवी का इंटरव्यू में कोई देख रहा था मोदी जी का, जितने लोगों ने देखा उससे ज्यादा तो अशोक पांडे जी आपका कोई शो देखा जा रहा था उस दिन। तो मुख्य धारा का मीडिया वो कहने के लिए, चूंकि वो बड़े पर्दे पर आता है सैटेलाइट के जरिए, हम लोग भी सैटेलाइट के जरिए आ रहे हैं, इंटरनेट भी सैटेलाइट से चलता है। कुल मिलाकर आज की तारीख में वे प्रधानमंत्री का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने पेशे का भी नुकसान कर रहे हैं, पत्रकारिता का नुकसान कर रहे हैं और अंततः अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। जी अशोक। एक सवाल, जब लोकतंत्र की बात चल रही है, 17C को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, डेटा बढ़ना घटना, उस पर अलग से हम करेंगे और डिटेल करेंगे, लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं, और कल कंडीशन ये थी कि कोर्ट में ये कह रहे थे, एसबीआई कोर्ट में कह रहा था कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसने कितना पैसा दिया है सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड से, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं। इसमें ऐसा क्या गोपनीय है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्टोरल प्रोसेस को बहुत सटल तरीके से, पूरी तरह से, मैं हैक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन यह हैकिंग का मतलब वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं आमतौर पे, उस पर एक तरह का कब्जा कर लिया गया है और उसी से ये कॉन्फिडेंस पैदा आया है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो है। दो तीन बातें हैं इसमें। नंबर एक, जिस तरह पहले और दूसरे विस्तार से आप समझ लीजिए, लगभग इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए अशोक जी, पहले और दूसरे चरण की गिनती के बाद 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। हम सब लोग भी, आप तो सरकारी अधिकारी रहे हैं, मैं भी छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी था, शिक्षक था, हमने सारी चुनाव प्रक्रियाओं में अपनी ड्यूटी की है, आपने भी की है, मैंने भी की है, बतौर पत्रकार तमाम सारे चुनावों को कवर किया है, मतगणना, मतदान, सब कुछ करीब से देखा। एसवाई कुरैशी जो खुद चुनाव आयुक्त रहे, चलिए हम और आप हो सकता है उतना नहीं जानते और समझते, वे कह रहे हैं मतदान के दूसरे दिन 7 बजे के बाद इतनी गिनती नहीं बढ़ सकती। 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गए? अभी का जो अनुमान है उसके मुताबिक अशोक जी, 7 चरणों के बाद, यानी पूरे चरण संपन्न होने के बाद 2 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रिया अगर चलती रही, इसी तरह से होता रहा तो। अब इसको औसत में हम बांट कर देखें, 543 सीटों में अगर हम इसका बंटवारा कर दें, अभी तक जो हो चुका है 1,07,00,000 में 28,000 वोट प्रति संसदीय सीट बढ़ चुके। वोट कैसे बढ़े होंगे? 17C में दर्ज हो गया कि उस दिन तक शाम को मतदान जो हुआ पीठासीन अधिकारी ने आपको दे दिया। अंतिम क्षण तक जो लोग समय सीमा में अंदर आ गए, मतदान केंद्र की परिसीमा में भीतर आ गए, उनको टोकन दे दिए गए, भले वो मतदान 2 बजे तक 3 बजे तक चला। जैसे उद्धव ठाकरे ने मुंबई के मतदान के लिए कहा कि भले सवेरा हो जाए, आप लोग हटिए मत कतारों में से, और प्रावधान है उसका, आपको वोट डलवाया जाएगा। लेकिन ऐसा कितनी जगह होता है? कितने ऐसे मतदान केंद्र होंगे जहां पर सचमुच में 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक मतदान हुआ होगा? बहुत थोड़े से। तब फिर ये अगले दिन 7 बजे तक, और उसके बाद के 2 दिन या 10 दिन बाद 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गए? नंबर एक। दूसरी बात, अब निर्वाचन आयोग जिस तरह से पर्दादारी कर रहा है, जैसे एसबीआई ने की थी, आपने ठीक कहा, हर मौके पर, हर स्टेज पर एसबीआई ने कोशिश की, ये कह कहकर दुनिया को, देश को जानने की कोई जरूरत नहीं है, नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के डंडे के चलते उन्हें सब बताना पड़ा। अब भी इस लोकतंत्र में हमारी जो निर्वाचक प्रणाली है, उसमें कोई भी चीज गोपनीय नहीं है। कम से कम वोट देने के बाद वहां तक गोपनीयता है कि मैंने किसे वोट दिया, वो गोपनीय है। मैं खुद बताऊं तो बता सकता हूं, कायदे से तो परिणाम आने तक वो भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं मालूम पड़ने वाला है कि किसने किसको दिया, रामलाल ने किसको वोट दिया कि जाहिदा ने किसको दिया। लेकिन संख्या बताने में तो कोई ऐसा गोपनीयता कानून आड़े नहीं आ रहा। हमारे देश में जो कानून है, सरकारी गोपनीयता कानून, उसमें यह तो नहीं लिखा कि कुल वोटों की गिनती नहीं बताई जा सकती, कितने वोटर थे, कितने वोट डालने आए, यह संख्या बताना कहां गोपनीयता की परिधि में। चुनाव आयोग हलफनामा दे रहा है, पता नहीं कितने 221 पेज का, और उसमें लिख रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। अरे बाध्यकारी नहीं है, पर प्रतिबंध भी तो नहीं है। किसी कानून में ये तो नहीं लिखा कि नहीं बता सकते। हाँ, अगर किसी कानून में, जन प्रतिनिधित्व कानून में यह लिखा होता कि ये चीज बताई नहीं जा सकती,
तब भी मेरा मानना यह है कि सूचना का अधिकार कानून आने के बाद सब चीजें खुली हैं। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर हम वेबसाइट पर डाल देंगे तो लोग उसकी कॉपी कर लेंगे, फोटोशॉप कर लेंगे। चलिए हम ये भी मानते हैं, मान लीजिए किसी ने फोटोशॉप कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? असल दस्तावेज तो आपका है, आपकी साइट पर है। मैंने कर लिया कि ग्वालियर संसदीय सीट पर इतने वोट पड़े थे और उसमें से मैंने बढ़ाकर 1% या 1% कम करके अपने पास एक कागज तैयार कर लिया फोटोशॉप से, उससे क्या होगा? क्या मेरा फोटोशॉप कागज मतगणना में काम आएगा? वहां पर जो काउंटिंग एजेंट होंगे प्रत्याशियों के और जो मतगणना अधिकारी हैं, क्या वे मेरे कागज को मानेंगे या अपने को मानेंगे जो उनकी वेबसाइट पर है, उनके दस्तावेजों में? कुल मिलाकर ये कोशिश है आखिरी क्षण तक इस बात की कि कल अगर कोई हैरत अंगेज परिणाम निकले 4 जून को दोपहर 12 बजे 1 बजे तक कोई ऐसी गिनती सामने आ जाए तो लोगों को हैरत ना हो, ऐसा कुछ ना हो जाए कि लोग कहें कुछ गड़बड़ हुई है। चुनाव आयोग ये कहेगा कि हमारा काम तो सब साफ सुथरा था, सारे वोट ठीक तरीके से बढ़े थे, चूंकि गिनती में आए थे इसलिए बढ़े थे। एक बहुत अच्छी बात अभी श्रवण गर्ग जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के सीनियर मोस्ट लोगों में से, उनका ट्वीट अभी देख रहा था। अभी हम लोग इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे। श्रवण गर्ग जी ने पूछा है कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी 1977 के चुनाव में चुनाव आयोग को अपने तरीके से दबाव में लेकर काम नहीं करा सकती थी, और क्या उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ किया था? तीसरा उन्होंने पूछा क्या उस वक्त देश के लोगों को ऐसे संदेह हुए थे चुनाव आयोग को लेकर जैसे आज हैं? सच्चाई ये है अशोक जी, अगर इंदिरा गांधी चाहती तो सब कुछ कर सकती थी जैसे आज ये लोग कर रहे हैं, पर उन्होंने नहीं किया था और लोगों को भी कोई संदेह नहीं था उस वक्त तक चुनाव आयोग की भूमिका पर। इसीलिए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई 77 का। आप, मुझे आज तक याद नहीं है कोई अखबारों में ऐसी आप कटिंग नहीं बता सकते जिसमें जनता की तरफ से ऐसी खबरें चली हों, या विपक्ष के लोग जो जनता पार्टी बनी थी जो जेल में थे, कुछ लोग जेल से लड़ रहे थे, ज्यादातर तो बाहर आ गए थे, उनमें से किसी ने संदेह जताया था कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, इंदिरा गांधी का पक्ष ले रहा है, या कांग्रेस ऐसा कर रही है, मतपेटियां बदली जा रही हैं? अगर आज के जागरूक लोकतंत्र में चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, उसकी पारदर्शिता संदिग्ध है, तो पहली जिम्मेदारी उसकी खुद की है, केंद्र सरकार की है कि वो सारे संदेह दूर करे, जो संभव हो यथासंभव। गिनती बताने में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और वोट बढ़ क्यों रहे हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा। एसवाई कुरैशी ने बहुत साफ कहा है कि अगर 1 करोड़ वोट 10 दिन बाद बढ़े हैं तो इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही चुनाव आयोग की है। और किसी भी संदिग्ध माहौल में इस तरह के संदेहास्पद कामों के बाद जो चुनाव हो रहा है उसके परिणाम क्या निकलेंगे हम बिल्कुल नहीं जानते। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ईश्वर करे भगवान करे सब साफ सुथरे तरीके से हो, और जनता जो फैसला करना चाहे वो अमल में आए। आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे हैक, उसको और आसान भाषा में हम कह देते हैं कि मताधिकार का अपहरण न हो जाए, कि जो वोट किसी ने किसी को दिया फैसला कुछ और निकला। जनता जो फैसला करना चाहती है वो फैसला कर पाए, उसका फैसला सामने आए ठीक वैसा ही जैसा उसने फैसला किया है मशीन का बटन दबाते समय। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आज हमें देखना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज चल रही होगी, आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, और हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो संस्थाएं, जो एजेंसियां, जो विभाग जिस काम के लिए बने हैं वे अपना काम करें। हर मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़े इस देश को? जी अशोक जी, आपने कहा ईश्वर करे, और तभी मैं याद कर रहा था कि किस ईश्वर की आप बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता। आसमान के ईश्वर की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे वाले ईश्वर की बात कर रहे हैं। देखिए, सारा मामला जो है वो भरोसे का होता है। भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं और इस भरोसे के साथ जमा करते हैं कि ये सुरक्षित पड़ा हुआ है, कल जब मुझे कोई समस्या होगी या मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं इससे कभी भी निकाल सकता हूं। अगर ये भरोसा ना हो तो दुनिया के सारे बैंक बंद हो जाएं और लोग अपने घरों में पैसा रखने लगे। पवन करण हम लोगों के मित्र हैं, उनके पहले संकलन की एक बड़ी खूबसूरत कविता है भरोसा, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ भरोसे पर एक लड़की चल देती है अनजान मर्द का हाथ पकड़ के। शादी के बाद जिस तरह से लड़कियां आती हैं, और संस्था और व्यवस्था में भी भरोसा यही चीज होती है। हम लाइनें लगाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और फिर जाकर वोट देते हैं इस भरोसे से कि हम सरकार बदल सकते हैं।
और अगर हमारे वोटों का अपहरण हो जाए, अगर अंदर अंदर खेल हो जाए, वोट बढ़ जाए, 4,000 वोट पड़े और 5,000 पोल हो जाए, वोट कम हो जाए, लोगों के नाम गायब हो जाए, जो लोग बरसों से वोट देते चले आ रहे हैं उनके नाम लिस्ट से गायब हो जाए, और ये सारा कुछ हो तो सरकार जो बनेगी, सरकार बन तो जाएगी लेकिन सरकार जो बनेगी उस पर जनता का भरोसा नहीं होगा, ये पक्की बात है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिन्होंने वो सरकार बनाई है उनको भी भरोसा नहीं होगा, उनको भी ये लगेगा कि हम वोट दें या ना दें, सरकार तो इनकी ही बननी है, फर्क क्या पड़ता है। ये पूरे देश के वोटिंग पैटर्न पर और पूरे देश में लोकतंत्र के प्रति जो भरोसा है उसको कमजोर करेगा। 2047 तक आप जिए, आप 97 तक जिए, आप 3000 साल जिए, हमें क्या दिक्कत है। हर व्यक्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारे देश का सिद्धांत रहा है, तो हम किसी का दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके साथ साथ लोकतंत्र भी जिए ये बहुत जरूरी है। आपके साथ साथ लोकतंत्र पे भरोसा बना रहे ये भी बहुत जरूरी है। एक मनुष्य के रूप में आप कोई भी भ्रम पालने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। मैं, राकेश भाई या हमें सुनने वाला कोई भी भ्रम पाल सकता है कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, वो दुनिया का ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र हमसे आपसे सबको सबसे मिल के बनता है। इसलिए लोकतंत्र भरम पे नहीं चल सकता है, वो सिर्फ भरोसे पे चल सकता है, और ये दर्द की बात है। हकीकत है कोई जीते कोई हारे, लेकिन कम से कम वो जीते जिसे जनता चुने, और वो ना जीते जिसे जनता ना चुने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। अगर ऐसा होने लगे कि जनता किसी को भी चुने, विजय किसकी होगी ये निश्चित हो गया है, ये तय हो गया है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं और तानाशाही होगी। और तानाशाही जनता के लिए कितनी खतरनाक होती है, थोड़ा सा रिसर्च करने पे समझ में आ जाएगा। एक वीडियो तो मैंने बनाया था, आगे और मैं बात कर सकता हूं उस पर, लेकिन जनता खुद इतनी होशियार है कि वो समझ जाए कि एक तो उसको 5 साल में एक बार सिर्फ सरकार बदलने की ताकत मिली है, और वो भी उसके हाथ से चला जाएगा, तो उसकी कौन सुनेगा। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते ही रहते हैं, करते ही रहेंगे। राकेश भाई बहुत शुक्रिया, और आप लोग का भी शुक्रिया।